है दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को तूने दुनिया बनाई। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा मैं ये गीत क्यों गा रही हूँ। पता है आपको ये किस फिल्म का गीत है? तीसरी कसम। और इस फिल्म का गीत लिखे थे, गीत की कहानी लिखे हमारे अमर शब्द शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु, जिनकी रचनाओं पर ये फिल्म बनी। वो रचना थी मारे गए गुलफाम। तो हम आज आपके इस लाइव शो में आपको अपने इसी अमर शब्द शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचनाओं पे कुछ बात करने जा रहे हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं हिंदी के यशस्वी कवि, समकालीन कविता के सबसे चर्चित और प्रतिष्ठित नाम श्री मंगलेश डबराल जी। तो मंगलेश जी जुड़ गए हैं शायद हमारे साथ। या नमस्कार सर, जी आनंद। आपका बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे लाइव सेशन में। और धन्यवाद इस लाइव धन्यवाद। हाँ, इस लाइफ जो हमारा है ये संवाद है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचनाओं पर केंद्रित है। जैसा कि जी हम हाँ। सभी जानते हैं कि हम फणीश्वर नाथ रेणु जी की जन्म शताब्दी को मना रहे हैं। इस कोरोना महामारी की वजह से हम इसको कहीं का इसका आयोजन हम कहीं कर नहीं सकते हैं, तो डिजिटल माध्यम से हम सभी रचनाकार लगे हुए हैं और इसमें प्रयासरत है। और उसी के संदर्भ में ये लाइव सेशन है। तो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि अपने अमर शब्द शिल्पी इस रचनाकार के बारे में, जो कि जिन्होंने आंचलिक साहित्य को हिंदी के मुख्य धारा साहित्य से जोड़ा। और उनका जन्म मैं बता दूं 1921 में हुआ था, बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में। और इनका जो परिवार था वो नेपाल से, सॉरी, बंगाल से बिहार में आकर बस गया था। और जो हमारे रेणु जी हैं वो, उनकी रचनाओं में आप देखिएगा कि किस तरह से जब जो उनका जो संघर्ष रहा, जब जो उनकी लेखनी रही, उससे उसका राजनीतिक परिवेश, सामाजिक परिवेश, आर्थिक परिवेश कैसा था, वो सब उनकी रचनाओं में देखा जा सकता है बखूब। तो ये जो उनका जो परिवार था वो धानुक जाति से था, बंगाल के रहने वाले थे। धानुक में दो उपजातियां होती है, एक तो विश्वास और दूसरा मंडल। जो विश्वास होते हैं संपन्न होते हैं और मंडल अपेक्षाकृत कम। तो लेकिन जो रेणु जी का परिवार था, उनके पिताजी का नाम शिलानाथ था और वो संपन्न किसान से आते थे। लेकिन वो आर्य समाजी थे और कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता भी थे। तो इस तरीके से जो उनका जो बचपन बीता, वो उस वक्त भारत आजाद नहीं हुआ था और क्रांति की लहर हर में दौड़ रही थी, और रेणु जी में भी थी। रेणु जी जो एक थे, वो एक बहुआयामी व्यक्तित्व के इंसान थे। वो केवल लेखक नहीं थे, वो एक राष्ट्रवादी राजनीति बहुत क्रांतिवीर थे। राजनीति आंदोलनों में बहुत सक्रिय तौर पे सक्रिय भूमिका निभाई, जेपी आंदोलन से जुड़े रहे और भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े रहे। और उस वक्त जब उनकी रचनाओं पे जब हम उनकी बात करते हैं उनके बचपन का, तभी वो अपने स्कूल के दिनों से ही बड़े, मतलब वो ठेठ थे। उन्होंने अपने स्कूली जीवन में ही वानर सेना का गठन किया था, जिनकी संस्थापिका इंदिरा गांधी जी थी। और स्कूल के दिनों में ही उनके बचपन आप देखो ना, लोग कहते हैं कि कि जो आंचलिकता का जो रस लाए रेणु जी अपने रचना संसार में, वो कहीं थोड़ा गवई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा है। वो तो बड़े स्मार्ट लेखक थे, क्योंकि उस स्मार्टनेस के उदाहरण को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब वो बच्चे छोटे थे, स्कूल स्कूल जाते थे, तभी तभी क्या हुआ, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत से हमारा देश त्रस्त था। और अंग्रेज गोरे चाहते थे कि उनके खिलाफ लिखे गए शब्दों को दबाया जाए। इसीलिए जो जो भी पत्रिका या जो भी अखबार गोरे के खिलाफ लिखते थे, तो गोरी हुकूमत क्या करती थी कि उसको दबाने का, उसको जब्त करने की कोशिश में अपना मुहिम चलाती थी। इसी संदर्भ में एक बार क्या हुआ कि एक दारोगा, अंग्रेजी दारोगा रेणु जी के घर पर आता है और उनके पिता से पूछता है कि आपके पास ये चांद पत्रिका है, चांद पत्रिका का फांसी अंक। और उस वक्त एक किताब बड़ी मशहूर थी, भारत में अंग्रेजी राज।
क्या वो है आपके पास? तो रेणु जी के पिता कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन उन्हें उस वक्त झूठ बोलना पड़ा और रेणु जी इस चीज को भाप गए। तो उन्होंने क्या किया, जल्दी से जाके वो उनके सिरहाने से, अपने पिता के सिरहाने से वो चांद पत्रिका का फांसी अंक और भारत में अंग्रेजी राज वाली किताब को अपने बगले दबाया और भाग लिए स्कूल के रास्ते। जब वो रास्ते में अंग्रेजी दारोगा ने उनको पकड़ा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहते हैं कि सिमराहा जा रहा हूँ, फारबिसगंज की गाड़ी पकड़नी है। तो इसी संदर्भ में दारोगा ने उनको छोड़ दिया, वो चले गए। और होता क्या है कि देखिए रेणु कितने चालाक थे, वो ठेठी थी उनमें, कितने चालाक थे वो। गवई नहीं है, उनका परिवेश गवई नहीं है, बड़े स्मार्ट तरीके से चीजों को हैंडल करते हैं और फिर वो निकल लेते हैं। बाद में तो उनके 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 इस बात का जिक्र उनके संस्मरण में मिलता है, जो हम लोगों ने पढ़ा और बड़ा अच्छा लगा कि वो मतलब एक लेखक नहीं है, वो तो क्रांतिवीर है, राजनीतिज्ञ है, तरह तरह की बातें और पेचीदियां समझता है। पता, वो एक ऐसे साहित्यकार थे जो कांधे पे बंदूक, हाथों में कलम और दिमाग में शब्दों का अस्त्र लेकर चलते थे। और इसी संदर्भ में एक बार ऐसा हुआ, तभी उस वक्त मैं बताऊं कि गांधी जी, महात्मा गांधी जी उस वक्त दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और उन्हें सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस विरोध में रेणु जी मतलब और उनके स्कूल के सभी छात्रों ने मोर्चा खोला और कल होके सबने धावा बोल दिया, नहीं नहीं ये ऐसा क्यों हो, गांधी जी गिरफ्तार हो सके होंगे, ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने एक मुहिम चलाई और साथ में क्या हुआ, उसमें हुआ क्या कि उनके स्कूल के असिस्टेंट हेडमास्टर को उन्होंने स्कूल जाने से ही रोक दिया। और इसमें ये बात का उनके स्कूल हेडमास्टर को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कल हो के सभी छात्रों पे 8 आने का जुर्माना कर दिया और रेणु जी को 10 बेतों की सजा मिली। और जो जब उनको बेत मिल रहा था तो पता है वो हर एक बेत पे कहते थे, पहले बेत पे वंदे मातरम, दूसरे पे महात्मा गांधी की जय, तीसरे पे जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद। तो इस तरीके से मतलब सोचिए, अंत में तो वो क्या कहते हैं, वो जो है हेडमास्टर थे, उन्हें अपना मतलब फरमान वापस लेना पड़ा और दूसरे दिन 14 दिनों की जेल मिली, जो इन सभी छात्रों को पूर्णिया के जेल में बंद कर दिया गया। और पता है जब वहां जेल में बंद हुए तो वहां पे सब छात्रों ने क्या जेलर को क्या जवाब दिया, जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो कहते हैं, नाम जवाहरलाल नेहरू, पिता का नाम मोतीलाल नेहरू, पता आनंद भवन इलाहाबाद। तो ये मतलब ये जज्बा था उनके बचपन से, उनकी क्रांतिवीरी का, वो कितने मतलब एनर्जेटिक थे वो हर एक चीज में, चाहे वो उनका वो अभिनय का भी बहुत शौक रखते थे, अभिनय के क्षेत्र में भी थे, वो फिल्मों में भी उनका इंटरेस्ट था, वो राजनीति में भी थे, वो लेखन में भी थे। और पता है उन्होंने अपने स्कूल के दिनों ही खंगार सेवक नामक पत्रिका निकाली थी अपने गुरु के सहयोग से, और उन्होंने अपनी पहली कविता अवाम लिखी थी। और जैसा कि मैंने बताया उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। और उन्हें, लेकिन इस बीच में आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताती हूँ कि रेणु जी एक केवल लेखक नहीं, एक बड़े सच्चे व्यक्तित्व के इंसान थे। उन्होंने अपने जिंदगी में हर रोल को बखूब निभाया, चाहे वो पुत्र का हो, पति का हो, पिता का हो या फिर प्रेमी का हो। तो उनके इस लाइफ में भी हम आएंगे कि कैसे उनका जिंदगी मतलब उनकी जिंदगी कितनी दिलचस्प रही, कितनी खूबसूरत रही। वो किसी जिम्मेवारी से भागते नहीं थे, उन्होंने प्रेम भी किया और एक अविवाहित स्त्री का एक विवाहित पुरुष के साथ उस दौर में लिव इन में रहना, सोचिए कितनी बड़ी बात है। जो उन्होंने लतिका राय चौधरी, जो कि उनकी जब उनको मतलब उनको टीबी की बीमारी थी, तो 1944 में उनकी तबीयत बहुत खराब हुई, तो उनको पटना के टीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहां पे नर्सिंग के दूसरे साल की छात्र लतिका राय चौधरी उनके सेवा और शुश्रूषा के लिए आई और उनका बड़ा ही ख्याल रखे। इससे रेणु जी बड़े प्रभावित हुए, तो फिर आकर्षित हुए और दोनों में प्रेम हुआ। वो अस्पताल से छूटने के बाद भी दोनों में संपर्क बना रहा, चिट्ठी पत्रियों का माध्यम बना रहा, दोनों एक दूसरे से मतलब जुड़े रहते थे। और लेकिन फिर में क्या हुआ कि
उनका 1948 में उनको दोबारा से टीबी का मर्ज बढ़ा और 1948 में वो दोबारा उसी अस्पताल में भर्ती हुए। फिर दोनों में मतलब घनिष्ठता आई। 1951 में फिर मर्ज बढ़ा, फिर घनिष्ठता आई। तो एक दिन लतिका राय ने पूछा कि क्यों, ठीक होते हो तो चले जाते हो और फिर जब मर्ज बढ़ता है तो वापस आ जाते हो। तो पता है रेणु जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहते हैं तो कहाँ जाओ। तो फिर इसका जिक्र उनके आगे के संस्मरण में भी है कि कैसे बाद में उन दोनों ने शादी कर ली और उनकी पहली पत्नी का देहांत तो चूंकि बहुत पहले हो गया था, तो दूसरी जो पत्नी थी उनसे 4 बच्चे थे और ये तीसरी पत्नी थी लतिका राय। तो इनके साथ जब शादी हुआ, लेकिन वो दोनों पत्नियां मतलब दोनों पत्नियां साथ में रहती थी, कोई झगड़ा कोई झंझट नहीं, कोई ऐसा नहीं। मतलब सोचिए ना, जो दूसरी पत्नी से जो 4 बच्चे थे, तो लतिका राय देखिए इनकी प्रेम की मिसाल वाली बात है। सोचिए कैसे उन्होंने कहा कि उन्हें बच्चे नहीं चाहिए, इसकी वजह से लतिका राय ने गर्भाशय तक निकलवा लिया। ऐसे प्रेम की मिसाल अब कहाँ इस दुनिया में मिलती है। सोचिए वो उस दौर में था, क्या प्रेम की मिसाल है। दोनों साथ रहते हैं। तभी पता है लतिका राय चौधरी पटना के सब्जी बाग इलाके में रहती थी और दोनों एक साथ रहते थे, एक साथ मतलब मिलना जुलना। फिर बार बार ये सिलसिला चलता रहा। ये बड़ा ही दिलचस्प वाकया है, इस पे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो आगे हम बताएं कि अब कैसे ये उन्होंने रिपोर्टाज को हिंदी में रिपोर्टाज की विधा को एक नया रूप रेणु जी ने ही दिया। और उनका रिपोर्टाज जय गंगा और डायन कोसी बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा दान है रिपोर्टाज में। और उनका एक रिपोर्टाज हिमालय, जो कि नेपाल, उस समय नेपाल के पत्रिका से प्रकाशित हुआ था, वो भी बहुत अहम योगदान है हमारे हिंदी साहित्य में। और मैं आपको बता दूं उनकी साहित्यिक गतिविधियों के बारे में, यात्राओं के बारे में। कैसे 9 अगस्त 1954 को पता है मैला आंचल छपकर आई। और पता है इस मैला आंचल उपन्यास का शीर्षक सुमित्रा नंदन पंत की कविता भारत माता से ली गई। और पता है जब मैला आंचल छपने वाली थी, उस वक्त रेणु के पास पैसे नहीं थे, तो इसी लतिका राय चौधरी ने अपने शादी के तमाम गहने बेचकर पैसे इकट्ठे किए और मैला आंचल छप कर आई। और वो मैला आंचल, वो उपन्यास, कालजयी उपन्यास, जिन्होंने हिंदी साहित्य के विमर्शकारों को रेणु की तुलना प्रेमचंद से करने के लिए विवश करती है, जिसका अनुवाद अनेक तमाम विदेशी भाषाओं में, अनेक रूसी और यूरोपीय भाषाओं में होता है। और तब रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु जी विश्व के मानचित्र पर आते हैं। देखिए उनकी प्रसिद्धि मतलब कैसे बढ़ती जाती है। और इसी मैला आंचल उपन्यास पर दूरदर्शन पर एक धारावाहिक भी बनता है, जिसमें मतलब वो जो नायक होता है मैला आंचल का, वो डॉक्टर, उसके किरदार को निभाने के लिए जब वो ललित परिमु अभिनेता आते हैं, तो उनसे जब हमने बात की तो वो कहते हैं कि मैं उस असर को अभी तक भूल नहीं पाया हूँ, उस चीज से बाहर निकल नहीं पाया हूँ कि क्या बिजोड़ आंचलिकता का जादू है। मतलब कैसे समेटी हुआ है वो सारी, वो खुशबू, वो सारी चीजें। तो ये सारी बातें हैं। और उसके बाद तो रेणु जो लिखने लगते हैं, तुरंत उसके बाद फिर पढ़ती परी कथा आती है। और फिर पढ़ती परी कथा के बारे में ऐसा कहा गया कि उसमें उसके आने के बाद रेणु की जो प्रासंगिकता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनसे जलने वाले भी साहित्य में आगे आने लगते हैं। एक वर्ग, दो खेमा आता है। एक वर्ग आता है जिनको कि वो समझ में नहीं आता है, दूसरा वो आता है जो कहता है कि ये तो अब तक की मतलब सबसे मतलब कालजयी रचना है, वो तो प्रेमचंद से भी आगे जा रहे हैं। मतलब कुछ का कहना ये है। उसके बाद तो पलटू बाबू रोड और कितने चौराहे और ठुमरी कथा संग्रह के बारे में कौन नहीं जानता है कि ठुमरी कथा संग्रह उनकी इतनी ज्यादा प्रासंगिक है, और जिसमें उसकी कहानी, उसके बाद तो कहानी संग्रह में अग्निघोर, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम, सब रेणु को बिल्कुल अलग करते हैं साहित्य में। और उसके बाद आपको पता है कि जो रेणु जी को तीसरी कसम, जिसपे मारे गए गुलफाम की कहानी पर थी, और रेणु ने इसके सारे डायलॉग लिखे। और उस जमाने में बिना किसी तकनीकी मतलब एक फॉर्मल ट्रेनिंग के रेणु जी ने जो उस पर डायलॉग लिखा है वो बेजोर है। अगर आप लोगों ने तीसरी कसम नहीं देखी है तो आज रात ही देखिएगा, जरूर देखिएगा। क्या बेजोड़ डायलॉग है उस फिल्म के। मैं तो बार बार देखती हूँ उस फिल्म को। पता है इस फिल्म के लिए 1966 में तीसरी कसम को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला। 1967 में
सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित हुई। और ये फिल्म ऐसा था जिसको कि शैलेंद्र ने निर्देशित किया। और ये फिल्म, पता है, ये जब फिल्म आई तभी क्या कहते हैं, राज कपूर और वहीदा रहमान अभिनीत इस फिल्म में ये बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। और राज कपूर तभी हिंदी सिनेमा जगत के शोमैन बन चुके थे। और उन्हें ये बात बड़ी नागवार गुजरी कि जो फिल्म है उसका अंत बड़ा दुखद है। तो उनको लगता था कि उनके वितरक परेशान हो जाएंगे और शायद पता नहीं आनाकानी करेंगे। तो उन्होंने शैलेंद्र को बुलाया और कहे कि इसमें से जो अंत है ना वो बदल दो। तो शैलेंद्र का जवाब आया कि नहीं, अगर हमें बम्बैया फिल्म बनानी होती तो हम ये कहानी ही क्यों चुनते। फिर रेणु जी को बुलाया गया तो रेणु जी ने बिल्कुल मना कर दिया। इसको कहते हैं ठेठ लेखक। उन्होंने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं किया, अंत बदलने से मना करा। और ये फिल्म जगत में नए कीर्तिमान स्थापित हुए। जब फिल्म रिलीज हुई शैलेंद्र जी तो चल बसे, लेकिन इस फिल्म ने जो कीर्तिमान बसाए वो कोई भुला नहीं सकता। फिर ये अब मैं आपको बता दूं कि लेकिन उसके बाद के वर्षों में रेणु जी साप्ताहिक दिनमान में पटना से लिखने लगे। 1970 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और जेपी आंदोलन में भी बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए 1974 में। और 1973 की बात थी जब जेपी रेणु जी फारबिसगंज से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। और नतीजा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उन्हें 74 दिनों की जेल की सजा मिलती है। आपातकाल के दौरान 74 दिनों की सजा, वो जेल में बंद हो जाते हैं। लेकिन वर्ष 1976 में आपातकाल के दौरान कर्पूरी ठाकुर के साथ भागकर तो वो नेपाल चले गए, भूमिगत रहे। लेकिन 76 में नेपाल से भारत आ गए। और लेकिन 16 नवंबर 1976 में उनको खून की उल्टी होती है फारबिसगंज स्टेशन पे। और 30 जनवरी 1977 की बात है, वो जेपी का भाषण सुनने के लिए अस्पताल से भाग गए। मतलब क्या जज्बा था उनको आंदोलन के लिए, देखिए वो अस्पताल से सारी चीजें छोड़ छाड़ के भाग गए जेपी का आंदोलन भाषण सुनने के लिए। और 24 मार्च 1977 को इनका किसी भी प्रकार से इनको ऑपरेशन के लिए, क्योंकि उनकी टीबी की बीमारी थी तो इनको ऑपरेशन के लिए राजी करवाया गया। 24 मार्च 1977 को इनका ऑपरेशन किया जाता है। और लेकिन एनेस्थीसिया का असर 14 दिनों तक बरकरार रहता है। और 11 अप्रैल 1977 को हमारे ये क्रांति दूत, अमर शब्द शिल्पी का महाप्रयाण हो जाता है। तो इस तरह से ये इनका मतलब ये पूरा जीवन है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की पाबंदी भी है। मंगलेश जी हैं हमारे साथ। मैं मंगलेश जी से के बारे में अभी आपको मैं बताना चाहूंगी। देखिए, मंगलेश डबराल समकालीन हिंदी कवियों में सबसे चर्चित प्रतिष्ठित नाम है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मंगलेश जी। मेरे बारे में अच्छा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे बारे में ज्यादा सेशन में आए, मुझे अभिभूत किया। और मंगलेश डबराल जी की नहीं, आप मेरे बारे में मत बताइए, मेरे बारे में मत बताइए। नहीं, इसका शुरू कर दीजिए। बिल्कुल अपने जो दर्शक हमारे नए हैं, जो विद्यार्थी हैं नए, जो छात्र हैं हिंदी के, उनको भी जानना है। एक दो वाक्य बताइए बस। हाँ, तो इनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनकी कविता जर्मनी शहर के आइसलिंगन में नगर केंद्र के प्रवेश द्वार पर अंकित है। और ये भारतीय कविता के लिए सम्मान की बात है। तो मंगलेश डबराल जी अब रोक रहे हैं तो मैं क्या कहूँ भाई, आप लोग, भाई मेरे दर्शक जो जुड़े हुए, जो नए हैं, विद्यार्थी हैं, आप लोग विकिपीडिया पढ़ के हमारे कवि को जानिएगा। लेकिन हम इनके साथ सवालों का सिलसिला जारी करते हैं। मंगलेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने रेणु के बारे में हम सब जानते हैं, कैसे उन्होंने आंचलिक साहित्य को हिंदी के मुख्य धारा साहित्य से जोड़ के जो एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, एक कालजयी रचनाकार बन गए। तो उसी संदर्भ में मेरा पहला प्रश्न है कि आज के साहित्य में आपको मेरी आवाज मिल रही है मंगलेश जी? जी हाँ, आज के साहित्य में रेणु के उपन्यास मैला आंचल की प्रासंगिकता क्या है? देखिए, आपने रेणु जी के बारे में बहुत से दिलचस्प प्रसंग आपने साझा किए, तो ये अच्छा हुआ। वो बहुत रोचक थे और मुझे लगता है कि वो शायद बहुत से दर्शकों को पहली बार उनके बारे में पता चला होगा। तो मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है आप। हाँ जी हाँ। तो ये रेणु जी का जन्म 100 वर्ष है और 4 मार्च
से शुरू हुआ है, और ये हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता और गर्व का विषय है कि हमारे इतने महान लेखक की जन्मशती शुरू हो रही है। आपने जो जी प्रश्न बोलिए पूछा आपकी। है, जी, हाँ जी, हाँ आपने जी, जो हाँ। प्रश्न पूछा है कि मैला आंचल की हाँ, प्रासंगिकता क्या है। हाँ जी, हाँ। देखिए, मैला आंचल का प्रकाशन जब हुआ तो प्रकाशन होते ही वो एक बड़े उपन्यास के तौर पे माना जाने लगा था। उस प्रकाशन के बाद जब उसका पटना से प्रकाशन हुआ तो उसके बाद राजकमल प्रकाशन में के जो निदेशक थे ओम प्रकाश जी, उन्होंने उसको राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित किया, और आज वो हमारी एक कालजयी कृति बन चुका है, यानी हाँ जी, क्लासिक बन हाँ। चुका है। हिंदी में जो चुनिंदा क्लासिक हैं उनमें से वो एक है। मैलांचल को आरंभ में एक आंचलिक उपन्यास माना गया कि वो एक अंचल की कथा है, एक मिथिलांचल के एक छोटे से स्थान की कथा है, और एक छोटे से समुदाय की कथा है, और जिसमें कि मैथिल शब्दों की बहुत भरमार है। तो उसको एक तरह से जो हिंदी की मुख्य धारा है उसमें उसको शामिल करने से थोड़ा उस समय संकोच किया गया, लेकिन बहुत जल्दी ये साबित हो गया कि वो एक बड़ी कृति है। जिस तरह प्रेमचंद का गोदान है, या उनकी रंगभूमि है, या सेवा सदन है, उसी तरह की वो एक बड़ी कृति है। तो उस रेणु जी के उस उपन्यास ने ये बताया कि एक अंचल की कथा, एक छोटे से भूगोल की कथा, जिसमें कि वहाँ के शब्दों की भरमार है, वो भी एक बहुत बड़ी कथा हो सकती है। वो एक सार्वभौमिक कथा हो सकती है। एक जो स्थानीय कथा है, दरअसल वही सार्वभौमिक कथा है। और आज वो न सिर्फ हिंदी में बल्कि भारतीय भाषाओं में और विदेशों में भी वो एक बड़े उपन्यास के तौर पे प्रतिष्ठित है। भारतीय जी, उपन्यास का जो उसके मील के पत्थर माने जाते हैं उनमें एक उपन्यास है। तो आज के साहित्य में, आज का साहित्य हो या कभी का साहित्य हो, जितनी क्लासिक कृतियां हैं उनकी प्रासंगिकता बनी रहती है। तो उसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी, और उसमें मैला आंचल की विशेषता ये है कि वो आज़ादी की लड़ाई के माध्यम से, स्वाधीनता के संघर्ष के माध्यम से ये बतलाता है कि कैसे एक छोटे से अंचल में एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था, कैसे एक छोटे से अंचल ने एक बहुत बड़े संघर्ष को संभव किया। उसमें जो डॉक्टर हैं वो एक पूरे हिंदी भाषी समाज के जागृत होने का समय है। वो अंग्रेजों का खिलाफ लामबंद हो रहा है। आप देखिए, शुरू में ही मैलांचल में आर्मी का प्रवेश होता है, और आर्मी का प्रवेश होता है, और वो लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं जो स्वराजी हैं, हाँ। स्वराज्य के स्वराज्य के संघर्ष से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों की हाँ जी, हाँ जी, गिरफ्तारियां हाँ, हो हाँ। रही हैं, और वहाँ एक हॉस्पिटल बनाए जाने की बात है। तो वहीं से वो शुरू हो जाता है कि ये किस तरह एक हमारे स्वाधीनता संघर्ष का एक दस्तावेज है। तो रेणु शुरू में लिखते हैं कि इसमें फूल भी हैं, शूल भी हैं, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, वो कुरूपता भी है। तो ये जीवन की सारी छवियां उसमें मिलती हैं। तो एक उपन्यास जो एक महागाथा होता है, एक महाकाव्य होता है, वो एक छोटी सी जगह का महाकाव्य है, इसलिए उसकी प्रासंगिकता बनी बहुत रहेगी। सुंदर, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। जी। तो आपने जो ये बात बोली, वो छोटी सी जगत का जो वो महाकाव्य होता है, बिल्कुल। हमारे प्रगतिवादी ऐसा मानते रहे हैं कि जो रेणु ने जो लिखा, जो कि मार्क्सवाद के सपाट मतलब
चीजों से, बातों से, विचारों से कुछ ज्यादा ही प्रेरित थे। उन्होंने रेणु के जो साम्यवादी विचार थे, जो समाजवादी बातें विचार थे, उसको समझने, उसको पचा नहीं पाए। तो इसलिए वो शायद कहते हैं, वो प्रगतिवादी जो समूह के जो लोग हैं, वो कहते हैं कि रेणु के मतलब उपन्यास या कहानियों में जो प्रयोग किए गए लोकोक्ति और वो क्या कहते हैं मुहावरे, उनकी समझ से बाहर की चीज है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब आप किसी रचना के मूल में जाते हैं, उसके एसेंस से वाकिफ होते हैं, तो आपको लगता है कि आपको इन सारी चीजों से बड़ा रूबरू होना चाहिए। इसके बिना आप साहित्य के बारे में कैसे जान सकते हैं? अगर आप हिंदी साहित्य में दिलचस्पी रखते हैं, तो आपको हिंदी के, हिंदुस्तान के गाँव को भी जानना होगा। आप उनकी बातों को जाने बिना कैसे खारिज कर सकते हैं किसी चीज को? और मुझे लगता है ये तो कालजयी रचनाकार है, कालजयी कृति है। और देखिए हम नहीं नहीं, हम देखिए ये समस्या हाँ जी, हिंदी में रही है। मैं आपको कुछ हाँ उदाहरण हाँ देता हूँ। एक तो रेणु जी का उदाहरण है और एक उदाहरण हाँ कृष्णा सोपती का है। हाँ जी, हाँ कृष्णा जी, हाँ सोपती जी, एक उदाहरण शैलेश मटियानी का है। ये तीनों बड़े लेखक हैं। और रेणु जी जो है बिहार, और बिहार में मिथिलांचल और वहाँ की मैथिली के जो मुहावरे हैं, मैथिली के जो एक्सप्रेशंस हैं, वहाँ की अभिव्यक्तियाँ हैं, वहाँ की आहटें हैं, वहाँ की आवाज़ें हैं, वहाँ की प्रकृति है, इन सब के चितेरे हैं। और उसमें जो है मैथिली के बहुत से अभिव्यक्तियाँ, बहुत से मुहावरे आए हैं। ठीक उसी तरह कृष्णा सोपती जी, क्योंकि पंजाब से आई थी, पाकिस्तान का भी पंजाब है, वो वहाँ से आई थी। उनकी रचनाओं में पंजाबी पुट बहुत ज़्यादा है, पंजाब का स्पर्श बहुत ज़्यादा है, बहुत से पंजाबी मुहावरे हैं। हिंदी के लोगों को ये चीज़ें समझ में कुछ कम आई। उसी तरह शैलेश मटियानी है, जो कि उत्तराखंड से हाँ आते बिल्कुल, हैं, और वो अपनी बिल्कुल रचनाओं में सही जो है फरमाया आपने, वो बिल्कुल, हाँ। उत्तराखंड, हम्म, गढ़वाली और पहाड़ी कुमाऊनी की जो अभिव्यक्तियां हैं उनको हाँ उनका सहारा लेते हैं। मुझे लगता है यही कारण है कि इन तीनों लेखकों पर लंबे समय तक बहुत कायदे से हिंदी में विचार नहीं हुआ। इन हिंदी आलोचना ने इन तीनों बड़े लेखकों को एक लंबे समय तक इन पर विचार नहीं हुआ। यही बात रेणु जी के उपन्यास के बारे में कही गई कि तो आंचलिक उपन्यास है, लेकिन ये आंचलिक उपन्यास वगैरह वगैरह सिर्फ भ्रम है। एक कोई उपन्यास आंचलिक उपन्यास नहीं होता है वो। बहुत अच्छा, और हाँ, कोई दूसरी बात यह है उपन्यास, हाँ। कि हम्म, हिंदी का जो क्षेत्र है, उसमें जो भाषाएं रही हैं, क्या है, ब्रज है, अवधी है, भोजपुरी है। चलिए मैथिल को हम लोग मान लेते हैं कि मैथिल एक अलग है भाषा, लेकिन तब भी हाँ हाँ उसकी जड़ें जो है वो बिहार की दूसरी भाषाओं में है, मगही में है, बिल्कुल, हाँ। वज्जिका में है, भोजपुरी में भी है। तो अब जैसे मिथिलांचल है, वो बंगाल से बहुत ज्यादा है, प्रभावित है, ये बंगाल से बांग्ला प्रभाव है पहले उसमें द्वार, बहुत ज्यादा। हाँ 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 हाँ, जी। कैसे बंगाल से ही तो थे दूसरी सारा, बात तो यह है कि बाद में वो हमें विभाजित होते हमें हैं, जो है हाँ। मैला आंचल के जरिए पहली बार ये जानकारी मिली कि विद्यापति के पदों की क्या जगह है मैथिल लोगों के मानस में। जी विद्यापति जी, किस हाँ। तरह वहाँ लोगों की रग रग में बसा हुआ है, और कौन है वो हम्म लोग जो विद्यापति गाते रहे हैं। ज्यादातर वो लोग दलित लोग हैं। वो लोग हम्म जैसे कि इसमें हम्म, रेणु जी की कहानी रसप्रिया में है, वो हाँ। जो मृदंगिया जो है वो मूल रूप से हम्म दलित है ना। तो हम्म हम्म, ये हमको ये पहली बार पता चलता है। तो ये चीजें जो हैं इस उपन्यास ने हमको पहली बार बताई है। तो हाँ जी। जी हाँ, तो आगे आप पूछिए। जी, अब मेरा अगला सवाल है, जैसे रेणु की कृतियों में चित्रित समाज के बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आ, देखिए ये सवाल जो है मेरे ख्याल से रेणु जी की कृति कितने वर्ष पहले छपी थी, 1957 में। हाँ हाँ, क्या? ये जो मेला आजकल आया है, हाँ बिल्कुल, वो उसी काल की बात कर रहे हैं हम। ये जी हाँ। हाँ, 9 अगस्त 1954 को मेला का आंचल प्रकाशित हुई अच्छा, थी। 54 में, हाँ जी जी, अच्छा ठीक है। हाँ। तो 54 हम्म, से लेकर अब तक कितने वर्ष हो गए हैं? मेरे ख्याल से 50 वर्ष
और 70 वर्ष हो चुके हैं लगभग, हम्म। है ना। 70 वर्षों में हाँ सब कुछ बिल्कुल। बदल गया है। गांव, जिस गांव का चित्रण जो है रेणु जी ने किया, वो गांव भी बदल गया है। मैं आपको वो एक गांव बदल उदाहरण गया बताऊं है। हाँ कि श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है राग दरबारी, हाँ हाँ जिसमें गांव में होने वाले भ्रष्टाचार, हाँ। नौकरशाही और इस तरह के जो अन्याय अत्याचार हैं उनका वर्णन है। लेकिन एक बार श्रीलाल जी ने कहा कि मैंने ये उपन्यास 40 वर्ष पहले हम्म। लिखा था, और बिल्कुल। आज वो हम्म। गांव कहीं नहीं रह गया जिसके बारे में मैंने लिखा था। आज उस गांव मतलब का भ्रष्टाचार कहीं अधिक बढ़ गया है। वहां क्रूरता, निर्ममता, हिंसा कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। वहां के लोगों की चालाकियां बिल्कुल। बहुत बढ़ चुकी हैं। तो ये लोगों सब की कुछ तो चाल। बदल, हाँ। तो इतने इन वर्षों में बदलाव तो हुआ ही है। वो गांव भी अब नहीं है। जिस गांव का चित्रण बाबा नागार्जुन ने किया वो गांव भी नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जिस भूगोल में रचना की गई है, वो रचना उसने उस रचना ने उस भूगोल को अमर कर दिया है। तो बिल्कुल रेणु के बिल्कुल। उपन्यास में चित्रित जो गांव है वो अमर है, भले ही वो और गांव मुझे बदल लगता गया है है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, और एक साहित्यकार होने के नाते हमारी यही जिम्मेवारी है कि हम जिस परिवेश में किस जिस जिस देश काल परिस्थिति में हम लिख रहे हैं वो जी, अमर हो जाए, उसके बारे में हमारे आगे आने वाली पीढ़ी जी हाँ, उसको जी हाँ, जी जान हाँ। तो सके। वो गांव यही उसमें तो दर्ज एक हो गया है। योगदान तो वो होता है, गांव, और यही जिस योगदान गांव, है, इसे हमें समझना होगा। जी हाँ, जिस गांव जी। के बारे में, जिस जगह के बारे में रेणु जी ने लिखा है वो अमर हो गया है। हाँ, ठीक है। तो हम उस वक्त कैसे सोचते थे, कैसे वो रहते थे, ये भले ही चीजें आज वो हमें बदल पता गया होनी है, चाहिए, क्योंकि हमारे आगे बदलाव। की पीढ़ी को भी पता होनी चाहिए इस विषय पे। बिल्कुल बिल्कुल। जी। जी। हमारा अगला सवाल है, रेणु की कृतियों में चित्रित समाज की स्थिति, मुझे लगता है बहुत हद तक आपने इसका अभी जवाब भी दे दिया है कि आज क्या स्थिति लगती है उस समाज की, आज क्या स्थिति लगती देखिए है। रेणु, मैं आपको एक बात और इसमें जोड़ दूं कि रेणु जी के समाज में, रेणु जी के उपन्यास महिला आंचल में जो समाज चित्रित हुआ है वो एक मासूम हाँ। समाज है। वो एक भोला समाज है, जिसके अपने सुख दुख हैं, अपनी अच्छाइयाँ हैं, कुछ खामियां हैं, अपने जाति व्यवस्था है उसकी, अपनी जाति व्यवस्था की निर्ममताएं हैं, ये सब उसमें है। हम्म। लेकिन इसके ऊपर एक मासूमियत है उसमें, एक उसका संसार बहुत मासूम। मासूम है। और अपने बिल्कुल। रोग, कितने रोग हैं वहां, उससे मलेरिया फैला हुआ है बहुत ज्यादा, जिसका इलाज करने डॉक्टर आता है, और और हाँ और, हाँ और कोई हाँ। कमला से प्रेम होता है उसका। तो इतने लेकिन उसमें उस समाज में मासूमियत है। आज समाज की वो मासूमियत समाप्त हो चुकी है। आज हमारा समाप्त हो गई समाज है। जो है अपनी मासूमियत को, अपनी अच्छाई को बहुत हद तक खो चुका है। तो ये तो हुआ है, और ये सभी जगह हुआ है, हर जगह हुआ है। तो बिल्कुल सही फरमाया आपने कि वो मासूमियत खत्म हो चुकी है अब, क्योंकि रेणु की रचनाओं का बड़ी जो हद तक पात्र मतलब। है, हाँ बिल्कुल, जो रेणु की रचनाओं का पात्र है वो भले ही गवाही है, गवार है, लेकिन वो सामाजिक और चेतना के स्तर पर बहुत समृद्ध है। वो आर्थिक रूप से विपन्न हो सकता है लेकिन वैचारिक स्तर पर और चेतना के स्तर पर बहुत संपन्न है। हाँ, तो निश्चय, ये बिल्कुल हमें बिल्कुल। समझना होगा और उन्हें पढ़ना होगा, और जानने के लिए जो शोधार्थी और जो विद्यार्थी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, वो मैं आशा करूंगी कि वो उनकी रचनाओं को एक बार फिर से पढ़े और उस आंचलिक साहित्य को मतलब उसकी अनुभूति करे कि वो कैसा लिखते थे, वो कैसा परिवेश था, वो किस तरीके से मतलब साहित्य का जो गुण होता है, आंचलिकता के शब्द, उनकी मिठास, वो भावनाएं, वो चेतनाएं, मैं चाहती हूँ, आप सबसे मेरी अपील है कि आप, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप उनके साहित्य को वापस पढ़िए, एक बार फिर से पढ़िए, वो बहुत जरूरी है। जी, मेरा अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, ये एक मुझे लगता है कि आज ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे लेखकों ने जिनसे मेरी बात हुई, सब उन्होंने कहा कि वो अभी भी रेणु के साहित्य को समझ नहीं पाए हैं। और इस संदर्भ में मेरी ममता कालिया जी से भी बात हुई थी, वो इलाहाबाद में मिली थी उनसे, रेणु जी से, मैं ये बताऊं। और ये तब की बात है जब मैला वो पढ़ती बड़ी कथा लिख रहे थे शायद रेणु जी, और ममता कालिया जी से मुलाकात होती है, तो मतलब उनका एक व्यक्तित्व और मुझे याद आ रहा है कि कैसे मतलब वो मतलब
जो उनका जो नेता वाला व्यक्तित्व था वो कैसे उभर कर सामने आया। ममता कालिया जी की नौकरी नई नई थी इलाहाबाद में, और जो नई नौकरी की जो परेशानियां और दिक्कत होती है उस वक्त वो भी जूझ रही थी। तो रेणु जी उनसे बातों बातों में कहते हैं कि दिक्कत किस बात का, सब काम हो जाएगा, मैं कहलवा दूंगा। तो ये जो नेता वाला व्यक्तित्व है ना वो मुझे याद आया, तो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा ये बात, तो मैं इसलिए यहाँ इस बात को नोट कर रही हूँ। हाँ, तो मंगलेश जी मैं आपसे अगला सवाल पूछ रही हूँ, वो ये कि हिंदी को वैश्विक भाषा बनाने में बोलियां किस तरह से अड़चन पैदा करती है या कर सकती है। मैं इसका संक्षेप में एक जवाब आपको दे सकता हूँ कि हाँ मेरी चिंता ये बिल्कुल नहीं है कि हिंदी वैश्विक भाषा बने। हिंदी एक सच्ची जी भाषा बनी रहे और संवेदनशील भाषा बनी रहे, अपने अपने समाज की भाषा बनी रहे, मेरी मुख्य चिंता ये है। तो वैश्विक बनाना तो मुझे लगता किसी लेखक का उद्देश्य नहीं हो सकता है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि बोलियां कोई अड़चन पैदा नहीं करती हैं। अलबत्ता बोलियां, पहले तो बोलियां बोलियां नहीं हैं, बोलियां भी भाषाएं हैं। मैं मानता हूँ अवधी एक बड़ी भाषा है, ब्रज एक बड़ी भाषा है, मैथिली एक बड़ी भाषा है, यहाँ तक कि वज्जिका और मगही भी, जिसको बोलने वाले लोग शायद कम होंगे, वही उतनी ही सम्मानित भाषाएं हैं और जितनी की दूसरी भाषाएं। तो बोलियां अड़चन पैदा करती हैं, तो क्या किया जाए? हिंदी को सपाट बना दिया जाए, हिंदी को बोलियों से काट दिया जाए। हिंदी का दुर्भाग्य यही है सबसे बड़ा कि उसने बिल्कुल अपने को बिल्कुल, मैं बोलियों से आपसे काट लिया सहमत है। हूँ, पूर्णतः सहमत हूँ मैं आपकी इन हाँ बातों से, जी, हाँ जी, कि हाँ जो लोग उसने, ये सवाल उठा रहे हैं, जो हाँ लोग ये वो अब सवाल उनकी उठा रहे हैं कि राजनीति है, वो बोलियां उनकी अड़चन, राजनीति है। हाँ, मुझे वो हाँ ये राजनीति है उनकी उनकी। राजनीति है। और उनको हिंदी साहित्य से में कोई संबंध नहीं है उनका। राजनीति, बिल्कुल ये वो राजनीति से हिंदी, तो। हिंदी हो सकता है हाँ उनका रोजगार हो, हिंदी हो सकता है वैश्विक हिंदी। आप संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी बोल लेंगे तो क्या हो जाएगा उससे? ये यहाँ पर कुछ नहीं बराक होगा, ओबामा बिल्कुल आए हाँ बिल्कुल। और उन्होंने कहा हाँ नमस्ते इंडिया, तो इससे इस बात से क्या फर्क पड़ता है? यहाँ एक डोनाल्ड ट्रंप नाम का जोकर आता है और वो कहता है नमस्ते बिल्कुल इंडिया, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है? इस बात से इसका हिंदी से क्या संबंध है? ये तो डोनाल्ड ट्रंप की चिंता होनी चाहिए। तो मुझे नहीं बिल्कुल लगता बिल्कुल। कि हिंदी हिंदी का वैश्विक भाषा बनने से हिंदी का कोई हित होगा। हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और हमें ये बात हिंदी समझनी अगर चाहिए, और अपनी जो ये स्थानीय जड़ों से, हिंदी अगर अपनी स्थानीय जड़ों से, बोलियों से, अपनी जो जहाँ से उसका जन्म हुआ जिन भाषाओं से, उनसे अगर जुड़ी रहेगी तो शायद हिंदी का इससे अच्छा हित कुछ नहीं हो सकता है। तो आगे बताइए। बिल्कुल बहुत जी बहुत सही फरमाया आपने। अच्छा हाँ, मेरा अगला सवाल है कि अगर कोई विदेशी या गैर हिंदी भाषी, मसलन हाँ, मद्रासी, पंजाबी अथवा तेलुगु हिंदी साहित्य पढ़ता है तो रेणु उसे कैसे समझ आएंगे। देखिए बात यह है कि जिसको समझना होता है वो समझता है। हर हर कृति की, हर रचना की अपनी शर्तें होती हैं और जब आप कहीं प्रवेश करते हैं तो उसकी अपनी शर्तें होती हैं। मसलन जो जेम्स जॉयस का यूलिसीज है, यूलिसीज उपन्यास है, वो पढ़ना बहुत मुश्किल माना जाता है और बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने उसको पढ़ा है। बिल्कुल हाँ मुक्तिबोध की महान कविता अंधेरे में जो है वो बड़ी मुश्किल मानी जाती है, लेकिन जब आप उसमें प्रवेश करते हैं तो तब आप ये पाते हैं वो कितनी महान कविता है। तो वो एक महान कविता है, बिल्कुल सवाल ये नहीं है। हर रचना की अपनी कुछ शर्तें होती हैं। प्रसाद की बिल्कुल कामायनी सही। को या निराला के गीतों का फिल्मी गीतों की तरह नहीं पढ़ सकते हैं, है ना? तो मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल एक बात ये बताऊं कि आपने कहा मद्रासी, पंजाबी, तेलुगु हिंदी साहित्य पढ़ता है तो उसे रेणु कैसे समझ में आएंगे? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के एक विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हैं इयान वुलफोर्ड जो है हर साल रेणु के गांव औराई हिंगना आते हैं और वहाँ रहते हैं। वो बिहार, अच्छा हाँ पिछले 10 साल से वो बिहार की जो मौखिक परंपरा है, बिहार की विभिन्न भाषाओं की जो मौखिक परंपराएं हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। वो हर साल रेणु जी के गांव औराई हिंगना भी आते हैं। वहाँ आज भी विदा पद गाने वालों से मिलते हैं, उनके साथ विदा पद गाते हैं और उनके साथ खेतों में भी जाते हैं वहाँ की महिलाओं के साथ। तो वहाँ एक, उन्होंने हिंदू में कई बार लेख लिखे हैं इस पर और जब भी वो वहाँ हम्म, जाते हैं
हर बार हिंदुस्तान की पत्रिकाओं में अंग्रेजी में लेख लिखते हैं। तो वो वहाँ की मौखिक परंपरा का दस्तावेजीकरण कर रहे हैं और रेणु के अच्छा। लगभग वो विशेषज्ञ हैं। तो एक विदेशी ऑस्ट्रेलिया के एक प्राध्यापक जब रेणु को समझ सकते हैं तो कोई एक तो बिल्कुल। पंजाबी और या रेणु तेलुगु भाषी जो बिल्कुल है, आपने सही फरमाया। एक आपने मद्रासी हम्म। शब्द गलत लिखा है, इसमें मद्रासी कोई नहीं होता है ना। तो अच्छा, मद्रासी नहीं, हाँ हाँ तमिल जी, भाषी माफी होते हैं, चाहूंगी। हाँ ठीक है। हाँ, जी तमिल जी भाषी हाँ। होते हैं और मद्रासी जी जी कहना हाँ। जो है बहुत गलत है। तो जी जी जब जी। जब एक विदेशी जब विदेशी व्यक्ति रेणु को समझ सकता है तो हम भारतीय क्यों नहीं हाँ, समझ सकते हैं उनको। क्यों नहीं समझ सकता है। बिल्कुल, आपने ये बड़ी अच्छी बात कही। और इसी संदर्भ में मुझे ये बात याद आ रही है कि पता है, जब जी। रेणु मतलब जमीन से कितने जुड़े हुए थे। देखिए कि जब उनके यहाँ जब धान की खेती होती थी तो वो खुद मतलब खेतों में उतर पड़ते थे और हाँ बैलों के हाँ, साथ, हल जी के जी साथ जी, हाँ मतलब हाँ चलने लगते थे। तो जो वो हाँ। अनुभव करते थे उन चीजों लेकिन का, उन खेतों का, वो संघर्ष कि का। अगर हाँ अगर मैं चाहूंगा कुछ छात्र अगर जुड़े हुए हैं तो वो हाँ इयान वुलफोर्ड को जरूर खोजें और नेट पे हाँ मिल जाएंगे। उन्होंने क्या किया है, उनका सब परिचय हाँ है। और हाँ। इयान वुलफोर्ड को जरूर खोजें, उनके जो लेख हैं उनको जरूर पढ़ें। जी जरूर हम कमेंट सेक्शन में इन बातों को डालेंगे। उसमें बिल्कुल हमारे उसमें छात्र उस सहलूत लेंगे। हाँ उसमें ये भी जिक्र है, उन लेखों में ये भी जिक्र है कि वो इयान वुलफोर्ड जो है उस व्यक्ति से भी मिले हाँ जो कि महिला आंचल में एक पात्र के तौर पे आया हाँ हाँ हाँ। है ना। हाँ जी जी हाँ। हाँ। मेरा अगला सवाल है कि हम्म। अगर तीसरी कसम पर फिल्म ना बनी होती तो मारे गए गुलफाम कितने लोगों तक पहुंच पाती? देखिए, तीसरी कसम बहुत अच्छी फिल्म है, मुझे बहुत प्रिय है वो। और उसमें बहुत ऑथेंटिक है, मतलब विश्वसनीय फिल्म है वो। और आ, आ, और जब कोई भी साहित्यिक कृति जब किसी दूसरे माध्यम में ढलती है, सिनेमा बनता है उस पर, या उस पर कोई नृत्य नाटिका होती है, नृत्य होता है, या उसमें कोई नाटक तैयार किया जाता है और रंगमंच पर खेला जाता है, तो जाहिर है उसको एक नया आयाम मिलता है, एक नया विस्तार नया मिलता है। आयाम। इसमें सबसे अधिक लोकप्रिय विधा सिनेमा ही है। तो सिनेमा जब हम्म, उस पर बना तो बहुत चर्चा हुई। हालांकि तीसरी तीसरी कसम बॉक्स ऑफिस में तो बहुत कमाई नहीं कर पाई और वो अंततः शैलेंद्र के बड़े संताप का कारण बनी हो, उनके अंत का कारण हम्म, भी बनी हो, तो बहुत घाटा हम्म, उसमें हुआ। और लेकिन वो हम्म, एक बड़ी फिल्म है और जिसको कि बासु भट्टाचार्य की शायद वो सबसे अच्छी फिल्म वही है। हम्म, और मुझे वो बहुत प्रिय है, मैंने कई बार देखा है उसको। उसमें जो सुब्रत मित्र का कैमरा है, जो जो, जो कैमरा वर्क है, सुब्रत मित्र जो है वो सत्यजित राय के कैमरामैन रहे हैं, तो वो एक महान अच्छा हाँ। कैमरामैन थे। हम्म, तो वो उनका कैमरा वर्क जो है अद्भुत है, बहुत अच्छा है, उसके संवाद बहुत अच्छे हैं। उसमें मुझे राज कपूर ही थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस लगते हैं कि राज कपूर की बजाय अगर उसमें कोई और हम्म, होता तो शायद वो ज़्यादा विश्वसनीय फिल्म बनती। लेकिन उसमें हम्म, वहीदा रहमान, उसमें नौटंकी के दृश्य, उसमें वो दृश्य हम्म, जहाँ की लाली लाली डोली हमें लाली हाँ रे हाँ। दुल्हनिया, पिया की प्यारी भोली भाली दुल्हनिया, वो जिस तरह फिल्माया गया है वो एक हिंदी सिनेमा का महान शॉट है। और वो दिलचस्प बात यह है कि वो शैलेंद्र ने नहीं, रेणु जी ने खुद वो दृश्य जो है ये कहा था कि ऐसा दृश्य मैं चाहता हूँ इसमें, कि जिसमें डोली जा रही हो, उसके पीछे पीछे बच्चे भाग रहे हो और पीछे जो एक कुत्ता भी चला गया हो, पीछे पीछे कुत्ता भी जा रहा हो और उसके पीछे पीछे एक नंग धड़ंग बच्चा जो है वो उस गली में भाग रहा है उसके पीछे पीछे। तो एक अद्भुत दृश्य है वो। ऐसे बहुत से अद्भुत बिल्कुल। दृश्य उसमें हैं। तो और उसमें नौटंकी के दृश्य हैं, या जो उसमें जो बहुत मशहूर गीत है चलत मुसाफिर मोहली अरे, तो एक बड़ा हाँ, ऑथेंटिक, पिंजरे वाली मुनिया। हाँ बहुत ऑथेंटिक अच्छा ये एम्बियंस जो गीत है। है, एक हाँ उसका जो अब उस फिल्म का वातावरण बहुत अच्छा है। तो ये तो जाहिर है कि उसने उसको उस कहानी को लोकप्रिय बनाया अधिक। और तो लेकिन तीसरी कसम भी जितने लोगों तक पहुंचती पहुंचती, ये
इसमें कोई शक नहीं है कि सिनेमा ने उसको कुछ लोकप्रिय बनाया, रेणु को भी लोकप्रिय बनाया, और ये तो होता ही है ये। और लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। मेरे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आमतौर पर अच्छी रचनाओं पर अच्छी फिल्में नहीं बनती हैं, हाँ और जी हाँ। इसके बहुत से उदाहरण हैं इसके। तो लेकिन हाँ ये फिल्म ऐसी है जो एक बहुत सुंदर कहानी पर, एक बहुत मार्मिक और प्यारी सी कहानी पर जो है वो एक बहुत हाँ जी उतनी हाँ। मार्मिक फिल्म बन सकी है। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी संदर्भ में मुझे ये बात आ रहा है कि नामवर सिंह जी ने रेणु जी के बारे में कहा था कि वो कलम से नहीं कैमरे से लिखते हैं, जो कैमरे में जो शॉट्स होते हैं ना, तो कैसे जी जी, मतलब वो ये दृश्यात्मकता पर्टिकुलर बहुत है रेणु हाँ में। हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। हाँ। बिल्कुल, तो वो कैमरे से लिखते थे रेणु जी। हाँ। ठीक है। और हाँ, इसे तो आपका जो सातवां हमारे प्रश्न है, मुझे लगता है इसको आप छोड़ दीजिए, और जी जी हाँ। आठवां प्रश्न इस म- पर कुछ बात एक कर जो सकते हैं बहुत इस पर। महत्वपूर्ण जो आठवां सॉरी सातवां या आठवां प्रश्न है, सातवां प्रश्न छोड़ दूं क्या? सातवां मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुझे लगता है कहूँ कि, या आठवां लूं? सातवां या आठवां, आप जो बोले। हैं? मैं कौन सा प्रश्न लूं, सातवां लूं या आठवां लूं? नहीं, सातवां प्रश्न छोड़ दीजिए मेरे ख्याल से, जी जी और ठीक है, मैं आठवां आठवां प्रश्न प्रश्न जो लेती है हूँ। वो आप कर सकती हैं, ठीक है। जी मेरा, और इस तरीके से ये आखिरी प्रश्न भी है, तो हाँ, ये मैं आपको अब आपने कहा ना नामवर जी ने कहा दृश्यात्मकता, तो ये तो सभी हाँ लोग जी हाँ जानते जी हैं कि उनकी उनकी भाषा, रेणु जी की भाषा अपने आप सिनेमा ही है, अपने आप बहुत अच्छा। दृश्यात्मक है वो। और हाँ मैं हाँ आपको आ, तीसरी कसम जो है कैसे शुरू होती है, ये हाँ हीरामन हाँ गाड़ीमान की पीठ में गुदगुदी हाँ हाँ लगती है। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन, बैलगाड़ी, सीमा के उस पार मोरंग राज नेपाल से धान और लकड़ी धो चुका है। कंट्रोल का जमाना, हीरामन कभी भूल सकता है उस जमाने को? एक बार 4 खेप सीमेंट और कपड़े की गांठों से भरी गाड़ी जोगबनी से विराटनगर पहुंचने के बाद ये हीरामन का कलेजा पोख्ता हो गया था। आ, तो ये जो, और दूसरी बात यह है कि रेणु जी ने जिस तरह से ध्वनियों का इस्तेमाल किया है, लोगों की आवाजें, बोलने की आवाजें, चिड़ियों की आवाजें, पत्तों की आवाजें, पेड़ों की आवाजें, हवा की आवाजें, उनको जितना दृश्यात्मक बनाया है वो एक अद्भुत उनकी कला है। और इससे ये चाहे रसप्रिया कहानी हो, या चाहे मुझे हाँ। लगता है कि तीसरी कसम हो, या उनके सभी उपन्यास हो, या पंचलाइट हो, तो जी हाँ। ये उनकी बहुत बड़ी कला है। जी हाँ, और तो आखिरी हम सवाल आप। जी, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ रही हूँ कि जी, साहित्य समाज को कितना बदलता है, और रेणु के साहित्य के संदर्भ में आप इस पर कुछ कहिए। देखिए साहित्य समाज को कितना बदलता है, इस पर बहुत सारी बहसें होती रही हैं। कुछ तो बदलता ही है, साहित्य से कोई क्रांति नहीं होती है, लेकिन वो क्रांति की जमीन तैयार करता है जरूर। और जी जरा आप सोच के देखें कि क्या मैला आंचल ने जो है वो मिथिलांचल को कुछ बदला होगा? क्या बाबा नागार्जुन नागार्जुन की कविता ने मिथिलांचल के लोगों को कुछ बदला होगा? हाँ, जरूर बदलाव कुछ पैदा किया होगा। ये आकस्मिक नहीं है कि रेणु एक एक्टिविस्ट भी थे। रेणु ने नेपाल के संघर्ष में हिस्सा लिया। हाँ, हिस्सा लिया। हाँ। हिंदुस्तान में आपातकाल के विरोध में जो संघर्ष हुआ हम्म। उसमें सक्रिय हिस्सा लिया, बाबा नागार्जुन ने लिया। तो हाँ हाँ। क्या क्या प्रेमचंद की रचनाओं ने समाज को बदला है? हाँ, बिल्कुल बदला है, लेकिन वो बदलाव धीमे धीमे होता है। वो बदलाव जी ग्रेजुअल हम हमारी प्रोसेस चेतना में मीन्स। होता है, हमारी संवेदना में होता है, को हमारे हम्म। विचारों में होता है। तो साहित्य जो है वो कोई प्रत्यक्ष बदलाव नहीं करता है, लेकिन लोगों की मानसिकता में बदलाव लाता है। और निश्चय हम्म ही आप देखिए कि बिहार अपने लेखकों से बहुत प्रेम करता है, बंगाल की ही हम्म, तरह है। अ, बिल्कुल। चाहे दिनकर जी हों, चाहे रेणु हों, चाहे बाबा नागार्जुन हो, चाहे हम्म, हमारे आज के आलोक धनवा हो, आज बिल्कुल। के हाँ। कवि, तो बिहार इन हम्म सब के प्रति बड़ा प्रेम रखता है, एक हम्म। गहरी प्रेम भावना। तो ये प्रेम हम्म भावना उनमें बची हुई है, और वो चीज भी बची हुई है कैसे
ये साहित्य उनकी चेतना में बदलाव लाता रहा है। तो एक बात, दूसरी बात ये कि हो सकता है कि साहित्य जो है, कविता जो है, कविता और साहित्य भी लोगों को किसी उम्मीद की ओर ले जाए, लोगों को निराशा से मुक्त करके। एक हो सकता है कि एक मनुष्य आत्महत्या करने जा रहा हो और एक कविता पढ़ के उसका जीवन बच जाए, बिल्कुल। या एक कहानी पढ़कर अहम योगदान होता उसको ये है लगे कि मुझे किसी जीना का। चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल, ये, हाँ, साहित्य बदलाव जरूर लाता है। वो बहुत प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता, और वो कोई उस तरह से क्रांति नहीं करता, लेकिन क्रांति नहीं करता साहित्य, लेकिन साहित्य के बिना क्रांति की कल्पना भी नहीं हो सकती है। तो बिल्कुल ठीक है, साहित्य के बिना क्रांति की कल्पना नहीं की जा सकती। हाँ, वो और मुझे साहित्य लगता है वो एक समाज अधूरी को क्रांति होगी, अपने शब्दों की क्रांति से बदलता है। बिल्कुल अहम बात है, बहुत अच्छा। जी। और हम तो इसका समापन बिल्कुल, करें अब जी। हाँ बिल्कुल, बस अब मैं आठ आपको आठ बजे छोड़ने आठ ही बज वाली गया हूँ। है। बस दो ठीक है मिनट के लिए मैं आपको ले रही हूँ। जी आगे जी बढ़ने से जी। पहले हम रेणु के जीवन को वर्ष की नजर में एक नजर डालते हैं। 1921 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। 1928 में चांद पत्रिका का फांसी अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें सरदार भगत सिंह व अनेक क्रांतिकारियों ने लेख लिखे। आजादी के 41 साल बाद यह फांसी अंक दोबारा छपा। 1944 में पटना के अस्पताल में भर्ती टीबी की वजह से 1948 में दोबारा भर्ती होना पड़ा। 1951 में मर्ज फिर बढ़ा और 9 अगस्त 1954 को महिला साहित्य की यात्रा में महिला आंचल छपकर आती है। 1966 में तीसरी कसम राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से सम्मानित होती है। 1967 में तीसरी कसम सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार पाती है। 1970 में पद्मश्री से फणीश्वर नाथ रेणु जी को सम्मानित किया जाता है, लेकिन बाद में वो ये पुरस्कार लौटा देते हैं। 1973 में फारबिसगंज से विधानसभा के लिए निर्दलीय चुनाव में हिस्सा लेते हैं। 1974 में जेपी आंदोलन के मौन जुलूस में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और आपातकाल के दौरान 74 दिनों तक जेल में बंद रहते हैं। 1976 में आपातकाल के दौरान कर्पूरी ठाकुर के साथ भागकर नेपाल चले गए, भूमिगत रहे, मगर 1976 में नेपाल से भारत लौट कर आते हैं। 16 नवंबर 1976 को खून की उल्टी फारबिसगंज स्टेशन पर। 30 जनवरी 1977 पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली हुई और जेपी का भाषण सुनने अस्पताल से भाग गए। 24 मार्च 1977 ऑपरेशन एनेस्थीसिया के असर से 14 दिनों तक होश नहीं आया और 11 अप्रैल 1977 को इस क्रांतिदूत अमर शब्द शिल्पी का महाप्रयाण हो गया। तो ये एक जीवन यात्रा थी वर्ष की नजर में। और मंगलेश जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आप हमारे आपका भी लाइव बहुत सेशन में धन्यवाद आए। जी। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। नमस्कार। आपने इस लाइव सेशन को इतना अच्छा बनाया, इतनी अहम जानकारी से हमारे दर्शकों को, पाठकों को और छात्रों को अवगत कराया। इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ, दिल से आभार आपका। बहुत ठीक है, नमस्कार, आप बहुत सबको शुक्रिया। बहुत धन्यवाद, आपकी टीम की राहुल झा को और आपको भी, और आपके साथ जुड़े हुए छात्रों को भी बहुत धन्यवाद जी राहुल, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ और दृश्य मीडिया का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने इस लाइव को मतलब संपन्न करवाया। बहुत शुक्रिया राहुल, और इसी के साथ मैं अपना लाइव सेशन समाप्त करती हूँ। नमस्कार।